हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के एक और लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। पहले डेफिनेशन देखते हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ किसे बोलते हैं? क्वांटिटीज़ which have unit but having no dimension। जिसके पास यूनिट तो होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता, are known as supplementary quantities। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ठीक है। ऐसी क्वांटिटी जिसके पास यूनिट नहीं होता, यूनिट होता है और डायमेंशन नहीं होता। पिछले लेक्चर में हमने यूनिट पर से डायमेंशन कैसे निकाला जाता है वो थोड़ा थोड़ा पढ़ा। अब यहाँ पर देखो, ऐसा होगा कि नेट जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हम उसको एक नया सा यूनिट देंगे। ऐसी हम दो क्वांटिटीज़ आज पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स में ये दो क्वांटिटीज़ है। पहली है प्लेन एंगल एंड सेकंड वन सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल वेरी सिंपल, जो आप लोगों ने अब तक एंगल पढ़ा था अब तक वही प्लेन एंगल है। सॉलिड एंगल थोड़ा सा डिफरेंट है। प्लेन एंगल को डिनोट किया जाएगा थीटा से और सॉलिड एंगल को डिनोट किया जाएगा ओमेगा से, ठीक है। आइए पहले पढ़ते हैं प्लेन एंगल। प्लेन एंगल, ओके। देखिए, एक आर्क है, ठीक है, और उसके दोनों एंड पॉइंट्स को हमने किसी एक पॉइंट पर कनेक्ट किया। ये है आर्क ए बी, ओके। और ये जो है रेडियस कितनी है? आर है। सर्कल जैसे बनाते हैं ना वैसे। और ये है पॉइंट पी। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल, उसको क्या बोलेंगे? प्लेन एंगल, ठीक है। अब देखिए, प्लेन एंगल इज इक्वल्स टू आर्क ए बी अपॉन रेडियस। ऐसा है, क्या है? आर्क ए बी अपॉन रेडियस। मतलब कि इस आर्क की लेंथ लेंगे और डिवाइड बाय ये क्या कर देंगे? रेडियस। यूनिट में देखिए, अगर यूनिट की बात करें तो वैसे तो कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आर्क है लेंथ, इसकी लेंथ बोला ना मैंने, तो वो क्या होगा? मीटर। और ये है रेडियस, रेडियस का भी क्या होगा? मीटर। तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा। लेकिन कन्वेंशनली इसका एक यूनिट दिया गया है। ऐसा यूनिट ऑफ थीटा, मतलब कि प्लेन एंगल, इज रेडियन। क्या दिया गया है? रेडियन। या तो हम इसको रेड ऐसा भी लिखेंगे। देखो, ये साइंटिस्ट का नाम नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हमने अगर रेड लिखा तो तीनों अगर स्मॉल में लिखे तो भी चलेगा, ठीक है। अब देखो, ये मीटर और मीटर कैंसिल हो गया, इसीलिए हम क्या बोलेंगे? इट इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी। डायमेंशन लेस क्वांटिटी का मतलब ये है कि ये किसी भी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती। देखिए, कैसे किसी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती? ये जो एंगल है, ये इतना एंगल है, ठीक है। अगर आप ये आर्क कंसीडर करोगे, ये वाली,
यहाँ से लेके यहाँ तक, सोचो कि ये आर्क BC है, ठीक है, और ये रेडियस कितनी हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक R डैश। तो अगर आप ऐसा करोगे कि आर्क BC अपॉन रेडियस R डैश, आपने आर्क छोटी कर दी, फिर भी प्लेन एंगल तो वही आएगा इस पॉइंट P पर। मतलब क्या है कि ये ना तो इस पे डिपेंड करेगा, इसकी लेंथ पे डिपेंड करेगा, और ना ही इस रेडियस पे डिपेंड करेगा। समझ में आएगा? समझ में आया क्या? सो व्हाट वी आर सेइंग इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। आइए अब पढ़ते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को किससे डिनोट किया जाएगा? ओमेगा से। एक कोण के बारे में सोचिए, ये पॉइंट P है। एक किसके बारे में सोचिए? कोण के बारे में, वो मूंगफली वाला जो यूज करते हैं वही कोण, ठीक है। अब तक हम क्या कर रहे थे? सिर्फ 2 पॉइंट ले रहे थे, A और B। उन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करके जो यहाँ पर एंगल बना उसको हम प्लेन एंगल ले रहे थे, ठीक है, और आपको ये पहले से पता भी था। लेकिन अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? A B सिर्फ इतना नहीं लेंगे, हम सारे पॉइंट ले लेंगे, C D। यहाँ पर तो बहुत सारे पॉइंट है, इस लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स है, ठीक है। अगर हम इन सबको यहाँ पर कनेक्ट करते हैं तो इनके बीच में कैसा एंगल आएगा? देखिए, कुछ इस तरह एंगल आएगा, ये पूरा, ठीक है, कुछ इस तरह ऐसा बढ़ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं इसको? सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, और इसको किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा से, और यहां पर मैं क्या लिख दूंगा? ओमेगा, ठीक है, ओके। अब ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा? तो ये होगा एरिया अपॉन R स्क्वायर। एरिया अपॉन R स्क्वायर का मतलब क्या? एरिया कौन सा? तो ये जो आपने कोण देखा ना, इस कोण का जो ये है सरफेस एरिया, ये वाला, ये जो है ये एरिया है, ठीक है। सोचो कि इस एरिया का नाम हम S दे देंगे, सरफेस S, ठीक है। और R क्या है? तो ये R जो हमने घुमाया उसको इस तरह, इस तरह, ये जो R, ये R स्क्वायर है। अब अगर यूनिट के बारे में बात करें, यूनिट, तो एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर, ठीक है। और R है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, और R का हमने स्क्वायर किया तो फिर से हमने मीटर का स्क्वायर किया, तो मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया कैंसल। तो इससे हमें क्या पता चलेगा? दैट सॉलिड एंगल इज डायमेंशनलेस। सॉलिड एंगल इज डायमेंशनलेस, मतलब कि यह डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता। मैं आपको फिर से बोलता हूं, अगर ये एरिया आप ना लेना चाहो, अगर आपने ये एरिया लिया तो आपको यहां से यहां तक की रेडियस लेनी होगी, S डैश। तो हम यहां पर क्या बोल सकते हैं? S डैश अपॉन R डैश स्क्वायर, ये एरिया S डैश और ये रेडियस R डैश, ठीक है। तो सॉलिड एंगल कैसी क्वांटिटी हो गई? डायमेंशनलेस। हाँ, लेकिन कन्वेंशनली जैसे हमने वो प्लेन एंगल का यूनिट क्या दिया था? रेडियन दिया था। इन द सेम सेंस सॉलिड एंगल ऑल्सो हैव वन यूनिट, SI यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, SI यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज स्टेरेडियन। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे SR, ठीक है। तो वो हो गया प्लेन एंगल, ये हो गया सॉलिड एंगल।
प्लेन एंगल का यूनिट क्या था, रेडियन, और सॉलिड एंगल का यूनिट क्या है, स्टेरेडियन। देखिए 11th में बहुत सारी जगह पर प्लेन एंगल यूज होता है, ठीक है, 11th में प्लेन एंगल यूज होगा। 11th में कहीं पे हमने स्टेरेडियन यूज नहीं किया है जनरली, मतलब कि 90% एग्जाम्पल्स में जो होता है वो प्लेन एंगल यूज होता है, और कहीं कहीं पे अगर सॉलिड एंगल यूज हो सकता है, ठीक है। लेकिन 12th में जब हम जाएंगे तब इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, जिसमें गॉस लॉ है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और वो सब हमें कैलकुलेट करना होता है, उस टाइम पर हम सॉलिड एंगल का यूज़ करते हैं। जब ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे उस टाइम में भी सॉलिड एंगल का थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ होगा। 11th में इतना यूज़ नहीं है, 12th में यूज़ है। तो अगर 11th के लिए अगर आपको सॉलिड एंगल नहीं पता और अगर सिर्फ प्लेन एंगल पता है, देन ऑल्सो नो प्रॉब्लम। एक बात मैं यहाँ पर आपको बोलना चाहूँगा, दैट ये बात आपको बहुत ध्यान में रखनी है, क्या, while calculation value of theta should be replaced, value of theta should be replaced in form of रेडियन। थीटा की वैल्यू आपको किस में रिप्लेस करनी है, रेडियन में ही रिप्लेस करनी है। अगर आप उसकी वैल्यू रेडियन में रिप्लेस नहीं करते हो तो आपका कैलकुलेशन रॉन्ग आएगा। ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है कि अगर देखो थीटा अगर डिग्री में दिया हो, एंगल, प्लेन एंगल अगर डिग्री में भी दिया हो तो वो डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए, बाद में आप उसकी वैल्यू रिप्लेस कीजिए। सीधा ही अगर डिग्री में वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा। देखिए कैसे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। देखिए ये x डिग्री है तो उसको अगर रेडियन में हमें कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, x इंटू पाई बाई 180, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए अगर 30 डिग्री है, कितना है 30 डिग्री, तो क्या आएगा 30 इंटू पाई बाई 180, तो 30 अपॉन 180 1/6 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा पाई बाई 6 रेडियन, ठीक है। देखिए पाई बाई 6 रेडियन, आप पाई की वैल्यू जब रिप्लेस करनी हो, मैं जब आपको बोलूँ कि इसको डिग्री में कन्वर्ट करो या पाई की वैल्यू जब रिप्लेस करनी हो तो आपको पाई की वैल्यू ऐसे रिप्लेस करनी है 3.14 अपॉन 6, तो ये क्या हो जाएगा रेडियन। एक बात अच्छी तरीके से ध्यान में रखिए, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कई बार ऐसा बोला है कि पाई रेडियन इज इक्वल्स टू हाउ मच रेडियन, एंड ऑप्शंस आर 3.14, 180, बोथ और नन। तो अगर आप पाई रेडियन इज इक्वल टू यहाँ पर रेडियन लिखा है, क्या लिखा है रेडियन, सिर्फ रेडियन ही है, तो पाई रेडियन का मतलब ऐसा है कि यहाँ पर क्या आंसर आएगा 3.14 रेडियन आएगा। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन है बच्चों, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू हाउ मच डिग्री, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू हाउ मच डिग्री, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 180, ठीक है। ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखो ये बहुत यूज होता है, कभी कभी पाई रेडियन, कभी कभी 180। सीधा सीधा अगर आपको देखना है, देखिए 2 पाई बाई 3 रेडियन है, उसको अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में, तो 2/3 और पाई का क्या मेलो, क्या आप रखोगे 180 डिग्री, ठीक है। तो 360 जा, सो क्या आएगा 120 डिग्री। देखो ये डिग्री में कन्वर्ट करना था, इसीलिए मैंने पाई को क्या रखा 180। अगर मुझे इसको रेडियन का रेडियन ही रखना है, सिर्फ वैल्यू ही रिप्लेस करनी है, तो पाई की जगह पर मैं क्या रखूंगा 3.14। समझ में आया कि नहीं। देखिए हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए।
देखिए यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, थीटा। तो थीटा इज इक्वल्स टू, अभी हमने क्या देखा, आर्क अपॉन रेडियस। ये आर्क है तो आर्क की लेंथ कितनी है 3, और रेडियस की लेंथ कितनी है 4। तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा 3/4 रेडियन। ठीक है, समझ में आया? अच्छी तरीके से देखना। देखिए अगर ऐसा है कि ये है थीटा, ये है एक्स और ये है वाई, इन तीनों के बीच में हमें रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या रिलेशन होगा, थीटा इज इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स। थीटा इज इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स। कई बार ऐसा होता है कि ये आर्क नहीं होता और स्ट्रेट लाइन होता है। ऐसा देखिए ऐसा स्ट्रेट लाइन होता है। तो सोचो कि ये है y, ये है x और ये है थीटा, तो उस टाइम पर भी हम यही रिलेशन अप्लाई करेंगे। कौन सा, थीटा इज इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स। ओके, लेकिन यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है, हियर थीटा शुड बी मच स्मॉल। हियर theta should be much small as compared to y and x। ठीक है, देखिए इसका यूज हम किस में करेंगे। देखिए ये सन है, क्या है ये, सन, और यहाँ पर हम अर्थ पर से उस सन को देख रहे हैं। ऐसा एग्जाम्पल दिया है आपकी टेक्स्ट बुक में कि एक साइड का जो है और दूसरी साइड डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट। सोचो कि ये है ए बी और ये इन दोनों के बीच का डायमीटर हो गया। ठीक है, डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितना है डी, और यहाँ पर एंगल क्या है थीटा। ये देखो ये डायमीटर है डी, और ये सन का सन और अर्थ के बीच का है डिस्टेंस कैपिटल डी। सोचो, और सन के जो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है वो यहाँ से ही, ये अगर आप दोनों लाइन खींचोगे तो कितना एंगल बना रहा है थीटा। हमें ये थीटा दिया है, हमें ये डी दिया है, थीटा और डी ये दोनों दिए हैं, और हमें फाइंड क्या करना है, स्मॉल डी। तो कैसे फाइंड करेंगे, इट्स वेरी सिंपल। देखो ये थीटा है, अगर आप डिस्टेंस को अच्छी तरीके से कंपेयर करोगे, जो वैल्यू लिखोगे, ये थीटा की वैल्यू बहुत कम आती है बच्चों, बहुत कम। तो थीटा की वैल्यू अगर बहुत स्मॉल है, थीटा मच स्मॉल एज कंपेयर टू वाई एंड एक्स। वाई एंड एक्स मतलब कि देखिए ये वाई एंड एक्स है और यहाँ पर ये स्मॉल डी और कैपिटल डी है, तो इसके कंपैरिजन में ये थीटा बहुत स्मॉल है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। और एक बात अच्छी तरीके से याद रखना, थीटा किस में होना चाहिए, थीटा शुड बी इन रेडियन। थीटा किस में रहना चाहिए, रेडियन। अगर वो रेडियन में नहीं है तो आप रेडियन में उसे कन्वर्ट करो, फिर ऐसा कैलकुलेशन करो, अदरवाइज योर कैलकुलेशन विल गो रॉन्ग। कई बार ऐसा होता है कि एंगल मिनट या सेकंड में दिया होता है, तो पहले आप मिनट या सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट करो, फिर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो। ठीक है ना, हमने ऐसा अभी थोड़ी देर पहले देखा कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, देखो एक बात मैं आपको और बोलना चाहूँगा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या डिस्कस किया कि प्लेन एंगल कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक आर्क मैंने फॉर्म की। ठीक है, ये थोड़ा डीप में जाएगा तो अच्छी तरीके से समझना। ये आर्क है, ये क्या है, ए और बी। ठीक, और ये दोनों पॉइंट को आप यहाँ पर पुट करते हो, यहाँ पर ओ, और ये क्या है, थीटा। तो ये जो इतनी वैल्यू है इसको हम थीटा लेते हैं। ठीक है, और ये क्या है, लेंथ सोचो एल है, और ये क्या है, आर। तो थीटा इज इक्वल्स टू हम क्या रखते हैं, एल अपॉन आर। ओके, अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो अच्छी तरीके से समझना, बहुत बहुत डीप में समझना। यहाँ पर हमें एल की लेंथ पता है, अच्छी तरीके से पता है, आर की लेंथ भी अच्छी तरीके से पता है।
तो यहाँ पर एल और आर की वैल्यू रिप्लेस करके हम थीटा की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, अगर ये है सर्कल, ओके, उसका सेंटर पॉइंट ये है, आप ऐसा सोचो कि ये यहाँ एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ पर है, एक मतलब कि एक ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, इतनी आर्क है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है रेडियस सोचो कितनी है, 1 मीटर है, रेडियस कितनी है, 1 मीटर। और यहाँ पर सोचो कि ये कितना है, तो π/4, कितना है, π/4, या तो अगर पूरी सरकमफरेंस कितनी आएगी, 2πr आएगी और ये डिवाइड बाय 4 करेंगे तो क्या आएगा, 2, तो πr/2, और रेडियस कितनी है, 1 है, तो ये क्या होगा, π/2 मीटर। मतलब कि मैं क्या बोल रहा हूँ, 3.14 डिवाइड बाई 2 मीटर, 1.57 मीटर, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। ये आपको पता है तो आप ये एंगल इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, इट्स वेरी सिंपल, क्या, थीटा इज इक्वल्स टू π/2/1, क्यों, क्योंकि आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, तो π/2/1, तो क्या आंसर मिला हमें, π/2 रेडियन। तो यहाँ पर देखो, ये ऐसी अगर सिस्टमेटिक डायग्राम है तो इजीली हम ये थीटा कितना है वो वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसी डायग्राम आपको दूं, अच्छी तरीके से देखना कि ये सर्कल यहाँ से मैंने काट दिया, ओके, और कुछ इस तरह ये पॉइंट है, आपको इस दोनों पॉइंट के लोकेशन पता थे, ठीक है, और आप P पर प्लेन एंगल फाइंड करना चाहते हो। क्या फाइंड करना चाहते हो, प्लेन एंगल। ये पॉइंट कितना है, ये, और ये पॉइंट कितना है, B। तो आप A को कनेक्ट करोगे और B को कनेक्ट करोगे, आपका आंसर कितना मिला, 90 डिग्री। बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कैसा है, कैसा शेप है, इससे कोई डिपेंड नहीं करता। पहले ऐसा था, अब ये ऐसा हो गया है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। किस पे फर्क पड़ता है, इसके एंड पॉइंट्स कहाँ हैं, इसके एंड पॉइंट। देखो इसके एंड पॉइंट यहाँ पर है। अब इस आर्क को हटाकर मैं कुछ ऐसी आर्क यहाँ पर ड्रॉ कर दूं, एंड पॉइंट वही रहेंगे, सिर्फ आर्क की लेंथ चेंज होगी। तो यहाँ पर ये जो आप फॉर्म कर रहे हो जो थीटा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। इसी वजह से तो इसको डायमेंशनलेस बोला गया, ओके। तो ये तो हमने थोड़ी सी बात किसकी की, प्लेन एंगल की। अब बात करते हैं सॉलिड एंगल की। सॉलिड एंगल का पहले आप एक एग्जांपल देखो। कैलकुलेट solid angle of solid sphere at its center, ठीक है। एक सॉलिड स्फीयर लिया जिसकी रेडियस हमने कितनी ली, r, और सेंटर पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, सॉलिड एंगल। यहाँ पर एक पूरा सर्कल बन जाएगा बच्चों, वो जो हमने कोन का थोड़ा सा ऐसा बनाया था ना, यहाँ पूरा सर्कल बन जाएगा। ये सर्कल की वैल्यू कितनी होगी, ये एंगल की वैल्यू कितनी है, ठीक है, आपके लिए नया है, ऐसा भी एंगल होता है। तो आइए सॉल्व करते हैं। सॉलिड एंगल की बात की है। सॉलिड एंगल का मतलब क्या होता है, एरिया अपॉन आर स्क्वायर। एरिया कितना, 4πr², ठीक, अपॉन आर स्क्वायर। तो क्या आंसर आएगा, 4π स्टेरेडियन। सारे पॉइंट्स को हमने जोड़ा तो एक ऐसा अंदर हमें सर्कल जैसा मिला, तो आंसर क्या मिला हमें, 4π स्टेरेडियन। अब यहाँ पर अगर हम पॉइंट ना लें
Okay, at any point inside sphere, इस पॉइंट को ले लो। ये पॉइंट मतलब कि एक होलो स्फीयर जैसा आप सोचो, ठीक है, इमेजिनेशन करने के लिए। होलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर दोनों का प्लेन एंगल सॉलिड एंगल सेम ही आएगा। एक पॉइंट यहाँ का सोचो, ये पॉइंट बोलेगा कि ये स्फीयर के जो सारे पॉइंट है वो मुझे कनेक्ट हो, मेरे से कनेक्ट हो जाए, तो सारे पॉइंट इसके साथ कनेक्ट हो जाए, तो यहाँ पर भी एक सर्कल जैसा ही बनेगा ना। यहाँ पर देखो सारे पॉइंट कनेक्ट हो गए तो सर्कल जैसा बना। ओके, लेंथ डजंट डिपेंड, लेंथ पे कोई डिपेंडेंस नहीं है, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, सर्कल जैसा ही बनेगा। सारे पॉइंट कनेक्ट होंगे तो एंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो सर्कल जैसा बनेगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर भी एंगल कितना बनेगा, जितना यहाँ बना था। ये भी सर्कल नहीं, मतलब कि एक स्फीयर जैसा, तो ये भी स्फीयर, ये भी स्फीयर। तो यहाँ पर अगर 4 पाई स्टेरेडियन था तो यहाँ पर भी कितना आएगा, 4 पाई स्टेरेडियन। सो एट एनी पॉइंट इनसाइड अ स्फीयर और इनसाइड क्लोज्ड बॉडी, इनसाइड क्लोज्ड बॉडी, solid angle will be 4 पाई स्टेरेडियन। कितना होगा, 4 पाई स्टेरेडियन। अब अगर हेमिस्फीयर है तो उसका 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो कितना आएगा, 2 पाई स्टेरेडियन। हेमिस्फीयर में क्या है, देखिए, अगर वो होलो हेमिस्फीयर है या सॉलिड हेमिस्फीयर है, दोनों का आंसर सेम ही रहेगा। आप बोलोगे सर सॉलिड हेमिस्फीयर का एरिया तो 3 पाई आर स्क्वायर होता है और होलो हेमिस्फीयर का फॉर्मूला तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन अगर आप शेप के बारे में सोचो, शेप ऐसा, शेप के बारे में, तो यहाँ पर तो सारे पॉइंट अगर कनेक्ट होंगे तो बनेगा तो ऐसा ही ना, पूरा स्फीयर जैसा, मतलब कि दोनों में सेम ही बनेगा, तो ये वैल्यू सेम ही रहेगी। ये वैल्यू शेप पे डिपेंड नहीं करती। देखो, एक अगर होलो स्फीयर ले लो और उसको अगर यहाँ से तोड़ के ऐसा कर दो, फिर भी यहाँ पर ये क्लोज ही है ना, तो यहाँ पर भी उसका सॉलिड एंगल तो कितना आएगा, 4 पाई स्टेरेडियन। अभी एक लास्ट कंसेप्ट जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं वो है कि अगर क्लोज्ड ऑब्जेक्ट है तो उसके बाहर क्या, ये है स्फीयर, उसको ऐसा तोड़ा, कैसा तोड़ा, ऐसा आधा तोड़ा, और इस पॉइंट पे हम, ये कौन सा टॉपिक है, सॉलिड एंगल आउटसाइड क्लोज्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है, या तो क्लोज डायग्राम बोल सकते हो। तो यहां पर ये जो सारे पॉइंट्स है वो इसके साथ कनेक्ट होंगे, तो ये एरिया अगर सोचो कि ए है और ये अगर आर है, तो सॉलिड एंगल यहां पर जो बनेगा ये, वो क्या होगा, ए अपॉन आर स्क्वायर। अगर आप पूरा स्फीयर नहीं लेते, हेमिस्फीयर भी नहीं लेते, उससे थोड़ा कम लेते हो, इतना ही, और इस पॉइंट पे अगर आप फिर से सॉलिड एंगल मेजर करना चाहते हो, ठीक है, तो ये एरिया कितना आएगा, ए डैश, और यहां पर क्या आएगा, आर स्क्वायर। ये डिस्टेंस तो सेम ही रहा ना, हमने सिर्फ क्या किया, एरिया का डिक्रीमेंट किया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ओमेगा डैश इज इक्वल टू ए डैश अपॉन आर स्क्वायर। जैसे 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 ये एरिया कम होता जाएगा, अगर पूरा क्लोज्ड स्फीयर लिया तो हमें यहाँ पर कोई एरिया नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर P पर सॉलिड एंगल कितना रहेगा, सॉलिड एंगल इज इक्वल्स टू 0 स्टेरेडियन। तो एक लास्ट पॉइंट आप लिख लो, कौन सा, दैट solid angle formed by any closed body, solid angle formed by any closed body at a point
outside body will always be zero स्टेरिडियन, जीरो स्टेरिडियन। ठीक है, तो आज हमने क्या डिस्कस किया, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल अच्छी तरीके से समझना है, सॉलिड एंगल अगर इतना समझ में नहीं आया तो टेंशन लेने की बात नहीं है, वो हम 12th में एक बार फिर से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज अब इतना लिख लीजिए, आगे हम फिजिक्स के और कंसेप्ट देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।